आप सभी साथियों का मैं संतोष कुमार शर्मा आपके इस एजुकेशनल चैनल रेड हिंदी पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग प्रत्यय का रहने वाला है। आप लोग थंबनेल पे देख रहे होंगे, ठीक है ना मेरे बाबू। देखिए, एक बात ज़्यादा ध्यान से सुनिएगा, चाहे आप किसी भी क्लास के हों, जैसे कि जो भाषा होती है ना मेरे बाबू, भाषा यानी कि हिंदी एक भाषा है। और भाषा सिर्फ एक के लिए नहीं होती, भाषा पूरे जनसमूह के लिए होती है, सभी लोगों के लिए होती है। चाहे वह किसी वर्ग का हो, किसी भी क्लास का हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, सबके लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जो हिंदी का जो व्याकरण है ना, वह हमेशा आपको पढ़ना ही है, हर क्लास में पढ़ना है। तो ऐसा मत समझिएगा कि हम कक्षा 10 में हैं, हम कक्षा 12 में हैं, कक्षा 8 में है, कक्षा 7 में है, या फिर कक्षा 6 में है, या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे लिए नहीं है। हर सभी के लिए है, सभी जनसमूह के लिए, सभी जनमानस के लिए है, ठीक है ना। क्योंकि भाषा का इस्तेमाल तो सभी को करना है। अगर सब भाषा का इस्तेमाल करना है तो हर क्लास आप सभी को समर्पित है। साथियों, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर, ठीक है ना। साथियों, मैं जैसा कि मैं आप लोग देख रहे होंगे, रेड हिंदी चैनल का नाम है, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर आपको ना प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इस चैनल पर जब आप लोग जाएंगे तो कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है ना बाबू, यानी 5 क्लास का प्लेलिस्ट मिल जाएगा हिंदी एनसीईआरटी का, ठीक है ना। यहाँ पे आप जिस क्लास में हो उस क्लास में जाएंगे और अपना वीडियो देखेंगे, ठीक है ना। और जैसे कि कुछ साथी होंगे कि सोच रहे होंगे कि भैया हम तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम करते हैं, क्या हमारे लिए कुछ नहीं है। तो भैया आप सबके लिए भी है। हिंदी ग्रामर का एक एक प्लेलिस्ट सभी के लिए बनाया गया है, हिंदी ग्रामर। आप लोग इस प्लेलिस्ट पे जाएंगे, इस नाम के प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर हिंदी ग्रामर की बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। वहाँ से आप लोग जाके रीड कीजिए, ठीक है ना। साथियों, चैनल पे अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है उपसर्ग और प्रत्यय का, ठीक है ना। इस उपसर्ग और प्रत्यय को आज हम लोग ऐसे पढ़ेंगे कि जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है ना। इसका संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, इसकी परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे, प्रकार के उदाहरण, और इसका दोनों में उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है इसको भी हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। इस प्रस्तुति में आप सीखेंगे कि उपसर्ग और प्रत्यय किस प्रकार हिंदी भाषा की शब्द संपदा यानी शब्द संरचना को कैसे समृद्ध बनाती है, विशाल बनाती है, ठीक है ना। प्रत्येक खंड में यानी कि प्रत्येक पेज पर स्पष्ट परिभाषा, उदाहरण सहित व्याख्या और व्यवहारिक प्रयोग दिए गए हैं, जिसको देखने में आपको बखूबी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय को जान लेते हैं, आखिर ये होते क्या है और इनका काम क्या है, ठीक है ना। सबसे पहले इनके काम को जान लेते हैं, आखिर यह हिंदी व्याकरण में उपसर्ग प्रत्यय क्यों आए और हम लोगों को क्यों इसको पढ़ना पड़ रहा है, क्यों जरूरी है पढ़ना, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, ठीक है ना। भाषा की संरचना में उपसर्ग और प्रत्यय का महत्व, ठीक है। देखिए, हिंदी भाषा की शब्द संपदा अत्यंत क्या है, समृद्ध है, अत्यंत समृद्ध विशाल है। इस समृद्धि का एक बड़ा कारण है शब्दों के आगे पीछे कुछ विशेष अक्षरों का कुछ समूह, ठीक है ना, जोड़कर नए शब्द बनाने की अद्भुत क्षमता। इन अक्षर समूहों को ही उपसर्ग और प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है ना। इनकी भाषा निर्माण में क्या भूमिका है, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय हिंदी व्याकरण के वे आधारभूत तत्व हैं जो मूल शब्द जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया मन, ठीक है ना। अब मन शब्द लिख दिया के साथ जोड़कर हजारों नए शब्द का सृजन करते हैं। एक ही मूल शब्द से दर्जनों मूल शब्द बन सकते हैं। जैसे मूल शब्द हो गया काम, मूल शब्द काम हो गया, इसके आगे अनु जुड़ गया तो हो गया अनुकाम, देख रहे हैं ना। काम मूल शब्द हो गया, इसके आगे जुड़ गया बे तो हो गया बेकाम, यानी किसी काम का नहीं है। मूल शब्द है काम, इसके पीछे जुड़ गया गार, इसके पीछे जुड़ गया गार तो क्या हो जाएगा कामगार। मूल शब्द काम है, इसके पीछे जुड़ गया याब
तो क्या शब्द बन गया? कामयाब। यानी कि आप देख रहे हैं ना कि कुछ शब्द आगे जुड़ रहे हैं, कुछ शब्द पीछे जुड़ रहे हैं। जो शब्द आगे जुड़ रहे हैं वे उपसर्ग कहलाएंगे, जो शब्द पीछे जुड़ रहे हैं वे प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है ना। अब जानते हैं कि अगर शब्द बन रहे हैं, ये शब्द बन रहे हैं तो ये शब्द क्यों जरूरी हैं। ठीक है ना। किसी भी भाषा की शक्ति उसके शब्द भंडार में निहित होती है। जिस भाषा की शब्द भंडार जितने ज़्यादा होंगे ना, वह भाषा उतनी ही शक्तिशाली मानी जाएगी। ठीक है ना। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से हिंदी अपने मूल शब्दों को परिवर्तित परिवर्तित करती है, उसमें विस्तार लाती है और उसमें परिष्कृत, उसमें सुधार करती है। यह प्रक्रिया संस्कृत से लेकर फारसी, अरबी और अंग्रेजी तक सभी भाषाओं के तत्वों को समाहित करती है। यानी कि जो उपसर्ग प्रत्यय होते हैं सिर्फ हिंदी भाषा में प्रयोग नहीं होते, वे संस्कृत में प्रयोग होते हैं, फारसी में प्रयोग होते हैं, अरबी में प्रयोग होते हैं और अंग्रेजी तक भाषाओं में, यानी कि जितनी भी भाषाएं हैं उनमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग बिल्कुल होता है। इसलिए उपसर्ग और प्रत्यय को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय करते क्या हैं? तो शब्द निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? शब्द निर्माण करते हैं। यह मूल शब्द में उपसर्ग या प्रत्यय जोड़कर नया अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाता है, यानी कि ऐसा शब्द जिसका अर्थ भी निकले। यह प्रक्रिया हिंदी की व्याकरणीय नींव है। क्या है बाबू? नींव है कि कैसे हम लोग किसी शब्द को आगे जोड़ेंगे, किसी शब्द को पीछे जोड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अर्थ में भी परिवर्तन करती है। यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा था मन, अब इसके आगे मैं लिख दूँ बेमन, तो बताइए अब इसके अर्थ में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल हुआ। उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से शब्द का अर्थ, भाव, व्याकरण कोटि तक बदल सकती हैं। संज्ञा से विशेषण, यानी कि अगर कोई संज्ञा है उसको हम लोग विशेषण बना सकते हैं। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। कोई क्रिया है उसको भाववाचक बना सकते हैं। जैसे क्रिया मैंने एक ले लिया, जैसे मान लिए यहाँ पे मैं लिख लिया एक शब्द ले लिया, जैसे मान लिया हमने लिखा क्रिया लिखा लिखा क्रिया लिखा हो गया। मैंने यहाँ पे जोड़ दिया ई प्रत्यय लगा, ई लिख दिया तो क्या हो गया? लिखाई। आप ऐसा समझ लीजिए जैसे मूल शब्द हो क्या हो जाएगा? लिखना या फिर लिख, मूल शब्द होगा ना। अब इसमें हम प्रत्यय लगा देंगे आई। क्या प्रत्यय लगा देंगे? आई। तो जब प्रत्यय लगाएंगे तो ये हो जाएगा आ की मात्रा और ये आ जाएगा ई। क्या हो गया? लिखाई। अब लिख तो क्या था? मूल शब्द था, इसमें आई प्रत्यय लग गया तो क्या हो गया? लिखाई। समझ में आ रहा है ना बाबू? उसके अर्थ में भी परिवर्तन कर देगा। तो ये हमारा हो जाएगा लिख, जो शब्द था हम लिखे थे अभी लिख, यह हमारा मूल शब्द है, यानी कि यह क्रिया है, लिखना क्रिया है। और लिखाई क्या है? भाववाचक संज्ञा। लिखाई सुंदर है कि खराब है, कैसी है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, कैसा है। ठीक है ना। उसकी क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। लिखाई क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। अब बहुभाषिक समृद्धि, ये क्या होता है? हिंदी में संस्कृत, हिंदी में उर्दू, हिंदी में संस्कृत, हिंदी, उर्दू, फारसी, अरबी और अंग्रेजी सभी भाषाओं के उपसर्ग प्रत्यय प्रचलित हैं। इसलिए सभी भाषाओं में आपको उपसर्ग प्रत्यय पढ़ना है। ठीक है ना। आप सिर्फ और सिर्फ अभी हिंदी भाषा पे ध्यान दीजिए। ठीक है ना। यही आपके परीक्षा में काम आने वाली है। अब जानते हैं उपसर्ग क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इसका उदाहरण क्या है। देखिए, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द, उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द, धातु, संज्ञा के आरंभ में जोड़े जाते हैं। ठीक है ना। कोई धातु होगी या फिर कोई संज्ञा होगा, उसके आरंभ में जोड़े जाते हैं और उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या फिर उसमें विस्तार कर देते हैं, उसमें कोई नयापन ला देते हैं, तो वही कहलाते हैं उपसर्ग। ठीक है। उपसर्ग जो हैं स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते,
उपसर्ग स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते, यानी कि वह मूल शब्द में जुड़ेगा, ठीक है ना, तभी उस उपसर्ग का प्रयोग हो पाएगा, ठीक है ना। मूल शब्द के साथ जुड़कर ही अर्थ प्रदान करते हैं, यानी कि एक शब्द है, यहाँ पे उपसर्ग दिया है अ, इस या फिर उपसर्ग दिया है सु, उपसर्ग दिया है दुर, उपसर्ग दिया है प्र, उपसर्ग दिया है बी, उपसर्ग दिया है अनु। अब यह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होंगे। कब प्रयोग होंगे? यह मूल शब्द के साथ प्रयोग होंगे। संस्कृत में इन्हें उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि कहा गया है। अर्थात वे शब्द, वे अंश जो निकट आकर नई रचना करते हैं उन्हें ही उपसर्ग कहते हैं। यानी कह सकते हैं हम लोग कि ऐसे शब्द जो मूल शब्द के निकट आकर नए शब्द की रचना करते हैं वही उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है ना। उपसर्ग सदा शब्द के पहले लगते हैं, वे स्वयं में निरर्थक होते हैं, वे अपने आप में निरर्थक होते हैं। अ का कोई अर्थ नहीं है, सु का कोई अर्थ नहीं है, दूर का कोई अर्थ नहीं है। आप देखिए, अकेले अर्थहीन अर्थ नहीं देते, वे मूल शब्द के साथ जुड़कर अर्थ देते हैं। मूल शब्द का अर्थ बदल देते हैं, विपरीत या विशेष बनाते हैं, या फिर उसको उल्टा कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक शब्द लिया था मन, उसके आगे बे उपसर्ग लगा दिया तो बेमन, यानी उसके अर्थ में बदल गए और उसमें कोई परिवर्तन भी हो गया। नए शब्द का व्याकरणिक वर्ग प्रायः वही रहता है, ठीक है ना। देखिए, अब यहाँ पे आइए, एग्जाम्पल पे देखते हैं। जैसे यहाँ पर अ उपसर्ग है, ज्ञान मूल शब्द है, दोनों को जोड़ दिया गया तो क्या बन गया? अज्ञान। अज्ञान एक नया शब्द सबसे पहले बन गया, और यहाँ पे ज्ञान का मतलब उसको सब कुछ जानकारी है। यहाँ पे मतलब कि क्या हो जाएगा अज्ञान का, कि यहाँ पे ज्ञान का क्या है? अभाव है, कुछ जानकारी नहीं है। सु के साथ पुत्र जुड़ गया, क्या हो गया? सुपुत्र। क्या जुड़ गया? क्या हो गया बाबू? सुपुत्र। सबसे पहले नया शब्द बना और सुपुत्र का एक अर्थ निकल गया कि अच्छा पुत्र, ठीक है। दुर में गति जुड़ गई तो क्या हो जाएगा? दुर्गति। सबसे पहले नया शब्द बना, इसका अर्थ निकल रहा है क्या? बुरी दशा। प्र को ताप से मेल किया गया, क्या बन गया? प्रताप बन गया। सबसे पहले नया शब्द, उसके बाद अर्थ क्या निकल रहा है? विशेष तेज या कोई प्रभाव डालने वाला, ठीक है ना। एक उपसर्ग है बी, यह जुड़ गया योग से, क्या बन गया? वियोग। सबसे पहले नया शब्द बना, वियोग का अर्थ क्या हो गया? अलगाव या फिर बिछड़ना, ठीक है ना, वियोग रस। अनु उपसर्ग है और शासन से जुड़ गया, शासन मूल शब्द है, इससे जुड़ गया तो क्या बन गया? अनुशासन। अनुशासन का अर्थ क्या निकल रहा है? कि भाई जो नियम के अनुसार हो, नियम का पालन करे, ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको उपसर्ग क्या है इसकी उदाहरण समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। देखिए, अब उपसर्ग के प्रकार संस्कृत, हिंदी और विदेशी उपसर्ग क्या क्या हैं, सबको थोड़ा सा हम लोग सरसरी नज़र से देख लेते हैं। तत्सम यानी कि संस्कृत के उपसर्ग, कुछ उपसर्ग जो संस्कृत से सीधे सीधे प्रयोग में लाए जाते हैं उनको यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। ये उपसर्ग सीधे संस्कृत से आए हैं और हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होते हैं। इनकी संख्या 22 है। अब आपसे पूछेगा, प्रश्न पूछेगा, संस्कृत से कितने उपसर्ग सीधे सीधे हिंदी भाषा में लाए गए हैं? तो कितने? 22, 22 याद रखेंगे, ठीक है ना। उनमें से कुछ आपके सामने है, जैसे उपसर्ग है अति। अब अति उपसर्ग लग रहा है तो रिक्त में, तो अतिरिक्त हो जा रहा है। सय में लग रहा है तो अतिशय, क्रमण में लग रहा है तो अतिक्रमण। एक उपसर्ग है अधि, अधिकार, अध्यक्ष, अधिकरण, अनुपसर्ग, अनुसरण, अनुभव, अनुग्रह, अपउपसर्ग, अपमान, अपकार, अपव्यय, सम से संयोग, संग्रह, संसार, परि से परिवार, परिचय, परिणाम, प्रति से प्रतिदिन, प्रतिकूल, प्रतिशोध, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत से कितने उपसर्ग लाए गए हैं? जो कहते हो 22। देखिए दूसरा, यह तत्सम हो गए।
तत्सम किसको कहते हैं? जो शब्द संस्कृत से सीधे के सीधे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम, और जिनमें कोई कुछ परिवर्तन हो गया होता है वह तद्भव। ठीक है ना। ये उपसर्ग हिंदी की अपनी विकसित भाषा परंपरा से उत्पन्न है। संस्कृत के अपभ्रंश रूप में भी इनमें शामिल है। जैसे अपसर्ग अ या फिर अन, छूत में अ लग गया अछूत, होनी में अन लग गया अनहोनी, जान में अन लग गया अनजान। ठीक है ना। पुत्र में कुपसर्ग लग गया कुपुत्र, कुकर्म कुरूप, सुपसर्ग लग गया सुडौल में तो सुडौल, घड़ में सुघड़, जान में सुजान, दु उपसर्ग लग गया काल में दुकाल, बला में दुबला, दुर्दशा। ठीक है ना। निरुपसर्ग लग गया डर में निडर, निकम्मा निहत्था, भर में भरपूर, भरपेट, भरसक, उनमें उन उपसर्ग लग गया 29, 49, 59। देखिए कभी कभी ना उपसर्ग आपको पहचानना हो तो शब्दों का, जैसे शब्दों का खंडन करना आना चाहिए, उसका विच्छेदन करना आना चाहिए। ठीक है ना। जैसे आप कह रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर जी कैसे पता चलेगा कि उसमें लगा है कि नहीं लगा है? तो उसको आपको तोड़ना पड़ेगा, शब्दों को अलग अलग करना आना चाहिए। ठीक है ना। तो वर्ण विच्छेद जिसको हम लोग कहते हैं वह, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर इसकी जानकारी नहीं है वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं तो जल्दी जाइए हिंदी ग्रामर के प्लेलिस्ट पर और वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है ना। कुछ विदेशी उपसर्ग होते हैं, देखिए ये हमारे संस्कृत के उपसर्ग हो गए, ये हमारे तद्भव हिंदी के उपसर्ग हो गए। यहाँ पे कुछ विदेशी उपसर्ग हैं जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तीसरा विदेशी उपसर्ग, फारसी, अरबी और अंग्रेजी से आए उपसर्ग जो हिंदी में सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं। जैसे बे उपसर्ग है ना, खुश, हम, ला, गैर, सब। ठीक है ना। इन उपसर्ग को आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, भूलेंगे नहीं। ठीक है ना। जैसे कार में उपसर्ग बेकार, होश में बेहोश, ईमान में बेईमान। देख रहे हो ना। लायक में ना लग गया नालायक, काम में नाकाम, राज में ना लग गया नाराज। बाकी आपके सामने है। ठीक है ना। आप लोग लगा के देख लीजिएगा। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। देखिए उपसर्गों का प्रयोग शब्दों के अर्थ में परिवर्तन, यहाँ पे आपने समझ ही लिया कि उपसर्ग किसके आगे लगेंगे, जिस मूल शब्द के आगे लगेंगे एक तो नया शब्द बनेगा और उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अब आइए प्रत्यय क्या है इसकी परिभाषा को समझ लेते हैं उदाहरण सहित। प्रत्यय वे शब्दांश हैं जो किसी मूल शब्द या धातु के अंत में जोड़े जाते हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उपसर्ग आगे लगता था मूल शब्द के, प्रत्यय उसके पीछे लगेगा। प्रत्यय शब्द संस्कृत से आया है। किससे आया है? संस्कृत से। उपसर्ग भी संस्कृत से आए थे। प्रति मतलब होता है प्रत्येक बार, अय मतलब होता है होना, प्रत्येक बार आना, अर्थात जो बार बार शब्दों के साथ आकर नया शब्द बनाए। ये भी उपसर्ग की तरह स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होते किंतु इनकी स्थिति शब्द के अंत में होती है। देखो उपसर्ग का कोई अपने में कोई अर्थ नहीं है, अपने में उपसर्ग कोई अर्थ नहीं देता, वैसे ही प्रत्यय भी अपने में कोई अर्थ नहीं देता। उपसर्ग भी नया शब्द बनाता है, प्रत्यय भी नया शब्द बनाएगा। ठीक है ना। उपसर्ग भी नया अर्थ देता है और प्रत्यय भी नया अर्थ देगा। ठीक है ना। देखिए प्रत्यय की विशेषता क्या है। प्रत्यय सदा शब्द के अंत में जुड़ता है आगे, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मानव। ठीक है ना। उपसर्ग लगा दिया इसमें ता तो क्या हो जाएगा? मानवता, यानी कि पीछे लगा। ये स्वतंत्र रूप से अर्थहीन होते हैं, अपने में इनका कोई अर्थ नहीं होता। मूल शब्द का व्याकरणिक वर्ग बदल सकते हैं, भाई बदल ही रहा है, मानव था मानवता हो गया। ये नए शब्द गढ़ने का प्रमुख साधन है। प्रत्येक प्रत्यय लगाने पर कभी कभी मूल शब्द में ध्वनि परिवर्तन भी हो जाता है। तो भैया ध्वनि परिवर्तन तो होगा ही होगा।
मानव पढ़ रहे थे, हम मानवता पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, कुछ उदाहरण देख लेते हैं। प्रत्यय, प्रत्यय यहाँ पे देख लीजिए, आई, कार, इत, ता, वाला, पन। ठीक है, अब मूल शब्द यहाँ पे है, आई का जोड़ा लग गया किसमें, लिख से, तो नया शब्द क्या बन गया, लिखाई। ठीक है, अब लिखाई जो बन गया, यह कौन सी संज्ञा है, तो आप कहेंगे सर भाववाचक संज्ञा है। लिखाई भाववाचक संज्ञा बन गया, नया शब्द, इसका अर्थ निकला लिखने का काम। अब कार जो है कला के पीछे लग गया, किसके पीछे लग गया, कला के पीछे लग गया। आप लोग ऐसे देखिए, अब इसमें देखिए, अब इसमें हम जोड़ दिए प्लस आई, तो क्या हो गया, लिखाई। इसमें जोड़ दिए कला प्लस कार, तो कलाकार। फल प्लस इत, तो फलित, इत की मात्रा है फलित। मानव धनता, मानवता। दूध धन वाला, दूध वाला। ठीक है, पन धन बच्चा, बच्चा धनपन, बचपन। ठीक है ना, अब नए शब्द हैं तो इसके अर्थ भी नए होंगे। कलाकार का कला का जानकारी रखने वाला, फलित का फल प्राप्त, मानवता का मानव का भाव जिसके अंदर हो, दूध वाला दूध बेचने वाला, बचपन मन बच्चे की अवस्था में, अवस्था की बात कर रहा है। तो प्रत्यय समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बताइए। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या करते हैं, शब्द भंडार करते हैं, शब्दों में बढ़ोतरी करते हैं लगने से। ठीक है, प्रत्यय जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, यानी प्रत्यय के प्रकार। ठीक है, हिंदी में प्रत्यय को दो प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। यह विभाजन इस आधार पर होता है कि किसके साथ जुड़ता है, धातु क्रिया मूल के साथ या संज्ञा विशेषण के साथ। ठीक है ना, यानी इसके साथ और इसके साथ जुड़ेगा प्रत्यय। ठीक है ना, देखिए अब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या प्रत्यय बनेगा, इसके साथ जुड़ेगा तो क्या प्रत्यय बनेगा, इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला जो आता है कृत प्रत्यय। ठीक है ना, कोई शब्द दे देगा, पूछेगा इसमें बताइए कौन सा प्रत्यय लगा है। जैसे एक शब्द दे देगा पढ़ना, और आपसे पूछेगा बताइए पढ़ना में कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है कि तद्धित प्रत्यय है। ठीक है ना, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कृत प्रत्यय का परिभाषा कहती है जो प्रत्यय धातु, धातु का मतलब होता है क्रिया, क्रिया का मूल रूप, क्रिया सीधे सीधे समझिए वर्ब के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है ना, इनसे बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना, या फिर देखिए कृदंत प्रत्यय भी कह सकते हैं और कृत प्रत्यय भी कह सकते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय से संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण बनते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए पढ़ना, पढ़ लिखा है, इसके साथ ना हमारे प्रत्यय लगेगा तो क्या बन जाएगा, पढ़ना। लिख है, अच्छा बताइए पढ़ना जो है यह एक क्रिया है कि नहीं है, तो कहेंगे सर क्रिया तो है ही है, क्योंकि क्रिया में प्रत्यय हम लोग लगा रहे हैं तो क्या बन जा रहा है, तद्धित प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय बन जा रहा है। नहीं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय तो अलग हो जाएगा। ठीक है ना, सॉरी। अब यहाँ पे लिख है, इसमें हमने उपसर्ग लगा दिया आई, तो यानी कि जो भी हमको धातु दिखाई दे रहा है, पढ़ लिख पढ़, खेल बह, सज खेल, ये सब क्रिया है, इसके साथ प्रत्यय लगेगा ना तो वह कहलाएगा कृत प्रत्यय, यानी क्रिया के साथ कोई प्रत्यय जुड़ता है तो कृत प्रत्यय। समझ में आ गया बाबू। अब तद्धित प्रत्यय देखिए, इसकी परिभाषा कह रही है जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के साथ जुड़कर नया शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए किसके साथ जुड़ रहा है,
संज्ञा के साथ जुड़ रहा है, सर्वनाम के साथ और विशेषण के साथ। और इसमें कृत प्रत्यय में किस में जुड़ रहा था? क्रिया में जुड़ रहा था। किस में? क्रिया में जुड़ रहा था। कृत क्रिया में जुड़ रहा है और तद्धित संज्ञा सर्वनाम विशेषण 3 में जुड़ रहा है। ठीक है ना? तद्धित प्रत्यय से संज्ञा विशेषण और भाववाचक संज्ञा बनती हैं। ठीक है ना? अब देखिए, जैसे यहाँ पे जो शब्द है मानव, इसके पीछे लग गया ता, तो बन गया मानवता। ठीक है ना? अब प्रश्न आपसे पूछेगा कि यह बताइए कि जो तद्धित मानवता है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे कि सर मानव जो है ना, मानव यह एक संज्ञा है। क्या है बाबू? संज्ञा है। और संज्ञा के साथ उपसर्ग जुड़ा है ना, तो ये बिल्कुल तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है? अब इस पे बड़ा में जुड़ गया पन, तो क्या हो गया? बड़प्पन। अब मैं पूछूं आपसे कि बाबू ये बताइए कि बड़प्पन में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे सर बड़ा जो है ना, बड़ा एक प्रकार का विशेषण है। बड़ा भाई, छोटा भाई, बड़ा बहन, छोटी बहन। ठीक है ना? यह विशेषण है और विशेषण के साथ जब कोई प्रत्यय जुड़ता है ना, तो वो कहलाता है तद्धित प्रत्यय। ठीक है? अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पे देश है, यहाँ पे ई प्रत्यय जुड़ गया तो बन गया देसी। तो अब मैं पूछूं कि देसी जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे सर देश में ई प्रत्यय जुड़ा है। देश एक प्रकार का संज्ञा है और इसमें ई जुड़ गया तो बन गया देसी। ठीक है ना? अब धर्म में अगर जुड़ेगा प्रत्यय इक तो बन जाएगा धार्मिक। तो आप बताइए कि धार्मिक में कौन सा प्रत्यय है? तो आप कहेंगे कि सर इसमें तद्धित प्रत्यय है। तो मैं कहूँगा क्यों? तो आप कहेंगे कि सर धर्म में, धर्म एक प्रकार का क्या है? जाति है। क्या है बाबू? जाति है। धर्म एक जाति है और जाति में एक जुड़ गया, इसलिए यह तद्धित प्रत्यय है। ऐसे ही थकान, थक में आन जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? थकान। अब थकान एक क्या है बताइए? भाववाचक संज्ञा। क्या है बाबू? भाववाचक संज्ञा है। हार, हार में होन में हम क्या करेंगे? हार जोड़ते हैं। होन में हार तो क्या हो जाएगा? होनहार। अब होनहार बालक है, विशेषण बन जाएगा। अब आरा, लकड़ में हम आरा जोड़ेंगे, आरा, तो क्या बन जाएगा? लकड़हारा। अब बताइए लकड़हारा एक जातिवाचक संज्ञा हो सॉरी एक संज्ञा हो जाएगा। संज्ञा तो होती है बाबू 5 प्रकार का होता है ना, मैंने सिर्फ संज्ञा की बात की है। लकड़हारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लकड़हारा कौन संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा नहीं होगा। मगर यहाँ पे संज्ञा है तो सीधे आप समझेंगे कि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण और भाववाचक संज्ञाएं बनाती हैं और उन्हीं के साथ इनका प्रयोग होता है। ठीक है? उम्मीद है यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई हों। कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो बताइए। मैंने कहा था कि इन दोनों में क्या अंतर है उसको मैं जरा बताऊंगा, तो थोड़ा सा जल्दी से हम लोग जान लेते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर है। सबसे पहले हम जान लेते हैं उपसर्ग जो है ना, शब्द के आगे लगता है और उसमें परिवर्तन कर देता है, अर्थ बदल देता है। जैसे जैसे ज्ञान में अ जुड़ गया, अज्ञान हो गया। मान में अप जुड़ गया, अपमान हो गया। पुत्र में सु जुड़ गया, सुपुत्र हो गया। ठीक है? प्रत्यय जो होता है शब्द के अंत में होता है। मानव में ता जुड़ गया, मानवता हो गया। लिख में आई जुड़ गया, लिखाई हो गया। धार्मिक में इक जुड़ गया, धार्मिक हो गया। ठीक है ना? समझ में आ रहा है बाबू? हाँ? आप सोचेंगे सर ये तो अंतर मुझे पता ही था। तो भैया पता है इसलिए तो बता रहा हूँ। जिसको नहीं पता है उसको कैसे पता चलेगा? कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है ना बाबू? बोलिए। देखिए, कुछ मुख्य बिंदु हैं जिनको जानना बहुत ज़रूरी है। यह उपसर्ग और प्रत्यय और दोनों में अंतर जो है वो याद रखने की कुछ बातें हैं, आप पढ़ लीजिए। उपसर्ग के लिए कुछ मुख्य बातें हैं। यह शब्द के आरंभ में जुड़ते हैं। 3 प्रकार के उपसर्ग
हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग हो रहे हैं। संस्कृत, हिंदी और विदेशी भाषा का उपसर्ग, ठीक है ना। यह अर्थ बदलते हैं या फिर अर्थ को उसके विपरीत कर देते हैं या फिर कुछ विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। ये स्वयं में अर्थहीन होते हैं। उदाहरण में कुछ उपसर्ग के नाम दिए गए हैं। प्रत्यय शब्द के अंत में दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित प्रत्यय। व्याकरणिक वर्ग बदल सकते हैं, नई संज्ञा विशेषण भाव बनाते हैं। उपसर्ग का नाम कुछ दिया गया है। दोनों में कॉमन चीज़ तो कुछ मिल रहा है, मगर दोनों में अंतर क्या है। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। उपसर्ग लगता है तो अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय भी अर्थ में परिवर्तन करता है, उसके वर्ग में भी परिवर्तन कर देता है। देखो, उपसर्ग अर्थ में परिवर्तन करता है, मगर प्रत्यय तो अर्थ में परिवर्तन करेगा, उसके वर्ग में भी परिवर्तन कर देगा। दोनों स्वतंत्र रूप से अर्थहीन है, ना उपसर्ग का अर्थ है ना प्रत्यय का अर्थ है। दोनों मिलकर हिंदी को समृद्ध बनाते हैं, ठीक है ना बाबू। अब देखिए, संस्कृत से कितने उपसर्ग? 22 ये उपसर्ग है, और संस्कृत से प्रत्यय 2 लिए गए हैं। ठीक है ना, संस्कृत से 2 प्रत्यय नहीं लिए गए हैं, ठीक है ना। यह बात सही नहीं लग रही है, ठीक है ना। देखिए, यानी कि आप यहाँ तक समझ गए कि उपसर्ग जो है पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। संस्कृत से 22 उपसर्ग लिए गए हैं। 3 भाषाओं का मिश्रण है, 3 भाषाओं के उपसर्ग का मिश्रण है। संस्कृत और बताइए, संस्कृत और अरबी, संस्कृत अरबी और बताइए बाबू, अरबी तो विदेशी भाषा ही हो जाएगी, और हिंदी, ठीक है ना। यानी विदेशी भाषा अंग्रेजी भी आ जाएगी। इसलिए विदेशी भाषाएं अपने देश की भाषा को छोड़कर किसी और देश की भाषा सभी इसमें आ जाएंगे। विदेशी का मतलब कहने का अर्थ यही होता है, ठीक है ना। तो आप ज़रा बताएंगे कि यह क्लास आपको कैसी लगी, क्या कुछ बातें उपसर्ग प्रत्यय से आपको समझ में आई। देखिए बाबू, एक बार पढ़ने से कुछ नहीं होता है, बार बार पढ़ना पड़ता है। चीज़ों को याद रखनी है तो बार बार पढ़ना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रयास ऐसा करना है बाबू कि एक भी नंबर बोर्ड एग्ज़ाम में बचना नहीं चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, पूरे के पूरे नंबर चाहिए, ठीक है ना। चैनल पे अगर पहली बार है मेरे लाल, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। देखिए, ईमानदारी से अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ईमानदारी से, तो आपको भी जैसे कि ना ईमानदारी से एकदम पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ना पड़ेगा मेरे बाबू, ठीक है ना, ईमानदारी से। देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी भी क्लास में हो, हर क्लास का हिंदी विषय के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है इस चैनल पर। यह लोगो आपको दिखाई देगा, लोगो, ठीक है ना। इस लोगो पे जाइएगा, समझिएगा यही चैनल है, ठीक है ना, इसी पे पढ़ना है। तो चलिए, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है साथियों।